ये कहानी है सुमन की, जो बड़ी तो हो चुकी थी पर उसके कपड़ों में पॉटी करने की आदत नहीं गई थी। सुमन और उसकी माँ ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। आज सुमन की शादी को 1 महीना हो चुका था और 1 महीने बाद उसका पति रौनक और इस बात की खुशी सुमन और उसकी सास को थी। पर सुमन को खुशी के साथ डर भी था कि कहीं रौनक को उसका सच ना पता चल जाए। सुमन बहू, मैं जानती हूँ कि तू आज बहुत खुश होगी क्योंकि 1 महीने बाद तू अपने पति को देखेगी। जानती हूँ मैं कितना बुरा लगता होगा जब शादी के तुरंत बाद पति अपनी ड्यूटी के लिए काम पर चला जाए तो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मैंने एक फौजी से शादी करी है। पर माँ जी, रौनक जी को इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई? मेरा मतलब है अभी 1 महीने पहले तो शादी में उन्हें छुट्टी मिली थी। वो इसलिए बहू क्योंकि रौनक की जब से नौकरी लगी है तब से उसने एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। उसने पहली बार शादी में 2 महीने की छुट्टी ली थी, पर किसी वजह से ना उसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी और शादी के तुरंत बाद उसे जाना पड़ गया था। और बस यही एक कारण है कि फिर से उसे 2 महीने की छुट्टी मिल रही है और इस बार वो 1 महीने बाद वापस आ रहा है। इतना बोलकर ललिता चली जाती है। सुमन खुश थी लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई के बारे में उसके पति को पता न चल जाए। क्या करूं? आज रात तक रौनक जी आ जाएंगे और अगर रात में उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो नहीं, मैं अपनी सच्चाई का पता किसी को नहीं चलने दे सकती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगती है और जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। घबराहट के कारण कपड़ों में ही उसकी पॉटी हो जाती है। हे भगवान, आप क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो लग रहा है बहुत जल्द रौनक जी को सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से सुमन अपने कपड़े बदल लेती है और कपड़े बदल कर जब बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास ललिता एक छोटे से बच्चे को खिला रही है। क्या हुआ बेटा, तुझे माँ के पास जाना है? एक काम कर, तू अपनी माँ के पास चली जा। तू बस अपनी माँ से ही प्यार करती है। माँ जी, आप फिर से इस बच्चे को घर ले आई। आप इस तरह से इस बच्चे के साथ खेलती हैं, साफ जाहिर होता है आपको छोटे बच्चे कितने पसंद है। हाँ बहू, मुझे ना छोटे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द मुझे ना एक वारिस दे दे इस घर में, ताकि मैं अपने पोता पोती के साथ खेलूं। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊँ? यहाँ मैं अपनी पोटी रोक नहीं पाती। बच्चे को कैसे संभालूंगी? मैं अपने बच्चे की पोटी साफ करूंगी कि अपनी? क्या सोचने लगी? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। अच्छा ले, तू थोड़ी देर खिला ले जब तक मैं दवाई खा लेती हूँ। अब ललिता छोटे से बच्चे को सुमन की गोद में देखती है और वो बच्चा सुमन की गोद में जाते ही सुसु कर देता है, जिसके बाद सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसने तो मेरे ऊपर सुसु पोटी दोनों कर दिया। अब मैं क्या करूँ? हाँ बहू, बच्चे ने सुसु और पोटी ही तो किया है और वैसे भी बच्चों का यही काम है। और इसकी माँ तो इसे हमेशा हगिस पहना कर रखती है, पर लगता है कि आज इसकी माँ ने इसे हगिस पहनाना भूल गई और मुझे दे दिया ऐसे ही। पर कोई बात नहीं, मैं आकर दवाई खा लूंगी। पहले मैं इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। इतना बोलकर ललिता सुमन के हाथों से उस बच्चे को ले लेती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन के दिमाग में एक प्लान बनता है और वो खुद से कहती है, हगीज, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब तो एडल्ट का भी हगीज आता है। ये सही रहेगा। जब तक रौनक जी रहेंगे ना, हगीज पहन कर रखा करूँ। क्या था, अब सुमन अपनी सच्चाई सबसे छुपाने के लिए जल्दी से दुकान से जाकर कुछ डायपर के पैकेट्स लेकर आती है और जब शाम को रौनक घर आता है तो उसके आने से पहले ही सुमन हगीज पहन लेती है। मैं आ गया। कैसे हो आप दोनों? आज अपनी बीवी को इस तरह से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपको इस तरह से देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज कितने दिनों बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। चलिए खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी मनपसंद की चीजें बनाई है। अब सुमन ने हगीज पहना हुआ था, इसलिए वो अपनी सारी परेशानियों से बेफिक्र होकर रौनक के साथ अपना समय बिताती है और रौनक को भी सुमन की इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता। अब इसी तरह से आए दिन सुमन हगीज पहनकर घूमती और किसी को इसकी भनक भी नहीं होने देती और सुमन सबकी नजरों से छुपकर हगीज को कूड़े के साथ फेंकाती। ऐसे ही एक दिन जोरदार बारिश हो रही होती है। आज बारिश कितनी ज्यादा हो रही है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो मेरे दोनों हगीज खराब हो चुके हैं, तीसरा भी खराब होने वाला है। इतने सारे हगीज को कैसे फेंकूंगी? कहाँ जाऊंगी? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। इस सोच में डूबी सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो तभी कमरे में रौनक आ जाता है। कमरे में रौनक के आते ही थोड़ी बदबू सी आती है और वो सुमन से कहता है,
सुमन तुम कमरे में खड़ी कैसे हो? क्या तुम्हें कमरे में कोई बदबू नहीं आ रही? बदबू? ये बदबू तो मेरे हगीज की है जिसमें मैंने सूसू और पॉटी किया हुआ है। बारिश की वजह से मैंने उसे कमरे में ही बेड के नीचे पन्नी में डालकर छुपा रखा है। कहीं रौनक जी की नजर न पड़ जाए। हे भगवान, जल्दी से इस बारिश को रोक दो ताकि मैं अपने खराब हगीज फेंक सकूं। सुमन क्या सोच रही हो बताओ? मुझे लगता है रौनक जी बारिश की वजह से ही बदबू आ रही। आप जानते हैं ना हमारे सामने वाले घर में कितने सारे छोटे बच्चे, वो सारे बच्चे सूसू पॉटी करते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, लगता है उनकी माँ हगीज नहीं फेंक कर आ पाई होंगी। तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो। एक काम करो, तुम खिड़की बंद कर दो। इस खिड़की के ही जरिए घर में बदबू आ रही है। बदबू के चलते रौनक अपने कमरे से चला जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सुमन बारिश के बंद होने का इंतजार करती है, पर बारिश बंद नहीं होती। जिसके बाद सुमन ठान लेती है कि वो इस बारिश का फायदा उठाएगी और अपने सारे हगीज नाली में फेंक देगी। माफ करना सामने वाली पड़ोसन, अगर ये हगीज पकड़े भी गए तो बारिश के पानी से खराब हो चुके होंगे और सबको यही लगेगा कि ये तुम्हारा काम है। मुझे बस अपनी सच्चाई छिपानी है। अगर किसी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुमन को खुद बचने के लिए अपने डायपर्स नाली में फेंकने पड़ते हैं और ये सब कुछ रौनक देख लेता है, पर रौनक सुमन से कुछ नहीं कहता। और जब अलमारी खोलता है तो वो देखता है कि अलमारी में भी बहुत सारे अडल्ट डायपर्स रखे हुए हैं। जिसके बाद रौनक को सुमन पर शक होने लगता है और वो सुमन पर नजर रखता है। जिसके बाद रौनक को पता चल जाता है कि सुमन को कपड़े में ही पॉटी करने की आदत है। सुमन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कपड़ों में ही पॉटी हो जाती है? ये आप क्या कह रहे हैं रौनक जी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं घर की बहू हूँ। भला मैं कपड़ों में इस तरह की हरकत क्यों करूँगी? झूठ बोलना बंद करो। मैं एक फौजी हूँ और फौजी की नजरों से कोई नहीं बच पाता। मैं सब जान चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे सच बता दो ताकि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूँ। रौनक की बात सुनकर सुमन सारा सच रौनक को बता देती है और रौनक सुमन का साथ देता है और उसका इलाज करवाता है। इलाज की वजह से सुमन की इस हरकत में सुधार आ जाता है। नमिता की एक आदत थी कि वो बिना नहाए धोए कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह नमिता की सास मंजू को बहुत जोर की भूख लगती है और वो किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। जब नमिता की आंख खुलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, ये आपको पता नहीं है क्या कि जब तक मैं पूजा ना कर लूं तब तक घर में कोई कुछ नहीं खाता पीता। आपने तो अशुद्ध कर दिया घर को, अब मैं पूजा कैसे करूं? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तेरे इस पूजा पाठ करने के चक्कर में मैं भूखी रहूंगी क्या? अगर तुझे पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो सुबह 4 बजे उठा कर और घर का काम कर लिया कर और जल्दी से हम सभी के लिए नाश्ता बना दिया कर। अरे तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अरे भाई, सुबह के 7 बज चुके हैं। तुझे सुबह सुबह लगी है क्या? और तेरा पूजा पाठ करना जरूरी है या फिर किसी का भूखा रहना? पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं घर में। मेरी शादी हुई है जहाँ पूजा पाठ भगवान को इतनी ज्यादा मान्यता ही नहीं देते। कैसे लोग हैं ये? हर चीज को मजाक में लगा रखा है इन्होंने। देख, तुझे पूजा पाठ करना है और इन चीजों में विश्वास रखती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कभी तुझे पूजा पाठ करने से मना नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तू हर किसी के ऊपर पाबंदी लगाए कि तुम्हें अब नहीं खाना है, तब नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे खाना है, तुम्हें वैसे खाना है। अरे हो तो एक ही घर की सदस्य, मैं किसी बाहर वाले के साथ ऐसा कर रही हूँ क्या? अब हम घर में एक साथ रह रहे हैं तो हम सबको जो नियम कायदे हैं वो एक साथ निभाने तो पड़ेंगे ना। मैं कोई नियम कायदे नहीं निभा रही। तुझे जो करना है तू वो कर और मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूँगी। इस तरह से दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ मंजू का बेटा आशीष आता है और कहता है, क्या हो गया? सुबह सुबह आप दोनों का रामायण शुरू हो गया क्या? तो अपनी बीबी को समझाता क्यों नहीं? अरे इस पाखंड के चक्कर में ये लोगों को भूखा रखेगी क्या? अगर इतना ही पूजा पाठ करने का शौक है तो बोल दे इसे समय से उठे। अरे नमिता, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? और अगर मैंने थोड़ा सा बिना पूजा पाठ के खा लिया तो क्या दिक्कत हो गई? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे। अरे तुम्हें तो पता है ऐसे भगवान नाराज रहते। बचपन से पूजा पाठ करती आ रही हूँ मैं और मैंने कभी भी बिना नहाए धोए बिना पूजा पाठ किए किचन में काम नहीं किया और माँ जी ने घर को अशुद्ध करके रख दिया है। पूरा गंगा जल से घर को शुद्ध करना पड़ेगा अब मुझे। अरे आप दोनों की चिक चिक से ना मैं थक गया हूँ। ऑफिस से जब घर जाओ तो तुम्हारी लड़ाई शुरू, सुबह उठो तो तुम्हारी लड़ाई शुरू। अरे अपने बारे में ना सही तो कम से कम मेरे बारे में ही सोच लिया करो।
ऑफिस में भी 1000 लफड़े होते रहते हैं, उसके बाद घर आओ तो तुम दोनों के अलग लफड़े रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला था। उसे कुछ दिनों पहले ही नमिता नवरात्रों की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अब नवरात्रों के दिनों में नमिता बहुत ही सादा खाना बनाती है। ये सब देखकर उसकी सास को गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे ये सब क्या है? खाने में ना नमक समझ में आ रहा है, ना मिर्च का पता चल रहा है, ना कोई टेस्ट का। क्या खाना बनाया है तूने? नवरात्र के दिनों में ऐसा ही खाना मिलेगा खाने के लिए। एक बात और, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, कोई भी भूल चूक मत करना इस बार। मैं नहीं चाहती कि मेरा नवरात्र खराब हो। सबसे ज्यादा मिस्टेक आप ही करती हैं। एक काम कर, ये खाना तू ही ले जा, मुझे तो खाना नहीं है, पेट भर गया ऐसे। नमिता की सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर किटी पार्टी करती है। किटी पार्टी करने के दौरान वहाँ पर सभी अलग अलग प्रकार का खाना मंगवाते हैं, जिसमें लहसुन प्याज भी होता है। थोड़ी देर बाद नमिता की सास घर आती है। तभी नमिता अपनी सास से कहती है, हाथ में धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आज ना मैं पार्टी में गई थी अपने दोस्तों के साथ। आज हमने जमकर खाना खाया है, टेस्टी टेस्टी। किटी पार्टी थी आज हमारी। क्या कहा आपने? किटी पार्टी, वो भी नवरात्रों में? माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? अरे कुछ दिनों की बात है, 9 दिन के लिए आप थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो तू किसी के खाने पे रोक टोक लगाएगी? अरे तुझे जो ठीक लग रहा है तू वो कर, समझ आई बात? अरे माँ जी, हद होती है किसी चीज की, शर्म कर लो। अब आप इस बुढ़ापे में आपको किटी पार्टी की लगी हुई है। इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, और आप हैं कि आपका रंगीन मिजाज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी औकात में रहकर मुझसे बात कर। मैं ना तेरी तरह ये पाखंडपन का दिखावा नहीं करती हूँ। अगर पूजा पाठ करना है ना तो वो चीज अपने अंदर रख और अपने तक ही रख। दूसरों के ऊपर ये टोक टाक करके ना पूजा पाठ को बढ़ावा मत दे। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेरे जैसे जो पाखंडी होते हैं ना उनके खिलाफ हूँ। आने दो आशीष को, आज ना फैसला हो ही जाएगा। अगर इस घर में चाहते हो आप कि मैं रहूं तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते आप कि मैं रहूं तो आशीष और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दोनों सास बहू गुस्से में अपना अपना मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद आशीष ऑफिस से घर आता है। आशीष बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो थका हुआ था। अपना बैग साइड में रख कर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता और उसकी सास दोनों वहां आती है और दोनों अपनी अपनी शिकायतें करते हुए आशीष से कहती है, आशीष, आज तो तुम्हें फैसला करना ही होगा। तुमको अपनी माँ के साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरे नाक में दम करके रखा है। मैं इनके साथ अब और ज्यादा समय नहीं रह सकती। ये ना मेरा बेटा है, 9 महीने इसे मैंने अपने पेट में रखा है, तो जाहिर सी बात है ना ये मेरा ही साथ देगा। और बेटा इसे समझा दे, असली भक्ति दिखावा करने में नहीं होता है, बल्कि मन में रखने का होता है। अगर पूजा पाठ करने का इतना ही शौक है तो दुनिया को मत दिखा, बड़ी आई पंडिताइन बनने वाली। अरे मैं हूँ पंडिताइन, लेकिन आपकी तरह बेशरम नहीं हूँ। इस उम्र में किटी पार्टी करती है आप। इस उम्र में तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और आप हैं कि रंग रलियां मना रही हैं। उन दोनों की किचकिच सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता हुआ कहता है, अरे शर्म कर लो आप दोनों। अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ घर पर आया हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। दोनों में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, ऑफिस में मेरा दिन कैसा गया, कहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। लेकिन नहीं, इससे ना मेरी माँ को फर्क पड़ता है ना मेरी पत्नी को। वो दोनों अपने अपनी दुनिया में इतनी मस्त हैं कि मेरी परेशानी जानने की कोशिश किसी ने की ही नहीं कभी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अब किसी से कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर परिवार कैसे चलता है ये ना तुम्हें पता है ना माँ को पता है। और दूसरी बात, तुम्हें अगर पूजा करना है, तुम्हें अगर भगवान को खुश करना है तो तुम वो चीज अपने तक ही रखो, और अगर माँ को जो चीज करनी है वो अपने तक रखे। अपनी अपनी चीजों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करो। मैं भी प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर तो नहीं थोपी ना। हाँ, माँ पर थोपी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं निकल जाऊंगा इन चीजों से। लेकिन आप दोनों को फैसला करना है ना कि कौन किसके साथ रहेगा। तो मेरी बात सुन लो, मुझे अब आप दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं अकेला कम से कम शांति से तो रह सकूंगा। माफ कर दे बेटा, शायद तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों अपनी मस्ती में, अपनी परेशानी में इतने मस्त थे कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। हाँ,
किसी और से अपनी तकलीफें बहुत आसानी से जाहिर कर देती हैं, लेकिन हम मर्द तिल तिल मरते रहते हैं अंदर ही अंदर। आज नहीं तो कल मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और अगर जॉब चली गई तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सारी टेंशन मेरे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन आप दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माफ करना, हमसे बड़ी भूल हो गई और आगे से हम कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी जॉब की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक जॉब चली गई। इस तरह से दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। यूं ही कुछ समय बीत जाते हैं और आशीष को भी नई जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी जीवन में आगे बढ़ते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया एक बेहद सुंदर चिड़िया थी। जो भी कोई उसकी सुंदरता देखता वो उसका दीवाना हो जाता, और इसी बात का चिंकी चिड़िया फायदा उठाते क्योंकि सभी पक्षी उसके आगे पीछे घूमा करते। इसीलिए वो भी सभी पक्षियों को अपने इशारों पर नचाया करती और उनके साथ मजे करती। ऐसे ही एक दिन चिंकी चिड़िया एक्सरसाइज करने पार्क में जाती है, जहाँ वो कबूतर को आंख मारती है और वो कबूतर उसके रूप का दीवाना हो जाता है। जब तुम मुझे एक्सरसाइज करते समय बार बार पलट कर देख रही थी, मैं तभी समझ गया था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। पर मैं खुश हूँ कि तुम जैसी चिड़िया ने मुझे भाव दिया। अब मैं क्या करूं, दिल पर जोर नहीं। जब भी तुम जैसे सुंदर कबूतर को देखती हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। देखो अभी कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। क्या तुम्हारा दिल सिर्फ मुझ जैसे कबूतर के लिए धड़कता है या और किसी पक्षी के लिए भी? मेरा दिल बहुत कम पक्षियों के लिए धड़कता है। अगर हर किसी के लिए धड़क रहा होता तो मेरे आगे पीछे पक्षियों का मेला होता। वैसे तुम्हारी बात से मैं इम्प्रेस हुई। हम कल यहीं दोबारा मिलेंगे। फिलहाल हम अभी के लिए दोस्त हैं। अगर तुम मुझे आने वाले टाइम में पसंद आए तो हमारी दोस्ती आगे भी बढ़ सकती है। बाय। चिंकी चिड़िया कबूतर को भाव देती है और कबूतर भी उसके प्यार में पड़ जाता है। अब इसी तरह से चिंकी चिड़िया कबूतर को बेवकूफ बनाती है और उससे अपना मतलब निकलवाती है। कबूतर, तुम मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे शॉपिंग कब करवाई थी? अगर तुम इसी तरह से लापरवाही करोगे तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड कैसे बनोगे? अरे बस इतनी सी बात पर तुम मुझसे नाराज हो गई। आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा और मूवी भी दिखाऊंगा। आप तो ठीक है। कबूतर चिंकी चिड़िया के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे चिंकी चिड़िया का मन कबूतर से भरने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी चिड़िया हॉट एंड सेक्सी बन के ऑफिस जाती है तो उसके ऑफिस का बॉस उससे कहता है, चिंकी तुम जितनी सुंदर हो उतनी तेज और होशियार भी। हमारी कंपनी का तुम्हारी वजह से बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारा अपने पुराने ऑफिस में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुम मेरे बेटे की सेक्रेटरी बनकर रहोगी। क्या आपके बेटे की पर्सनल सेक्रेटरी? क्यों, तुम्हें अपनी नई पोस्ट पसंद नहीं आई क्या? अगर पसंद नहीं आई तो तुम्हारी जगह किसी और को भेज दूंगा। नहीं नहीं सर, मुझे ये पोस्ट बहुत पसंद आई। बस यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कभी आपके बेटे को देखा नहीं ना, तो बस थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने पुराने ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ। वहाँ मेरा बेटा है और वैसे मेरा बेटा थोड़ा खड़ूस है। वो अपनी माँ के अलावा किसी की सुनता नहीं, तो तुम्हें अपनी होशियारी वहीं दिखानी होगी, ठीक है? अब चिंकी चिड़िया की पोस्ट बढ़ चुकी थी, इसीलिए चिंकी चिड़िया बहुत खुश थी। अब चिंकी चिड़िया अगले दिन नए ऑफिस में खुशी खुशी जाती है, जहाँ उसकी टक्कर कालू कौवे से होती है। कालू कौवा काफी हैंडसम था। कालू कौवे को देखकर पहली बार चिंकी चिड़िया किसी पर फिदा हो गई थी। ये कौवा कितना कूल है। भले इसका रंग काला है पर कितना हैंडसम है ये। माफ कीजिए मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। वैसे आप कौन है? आप अकेले माफी मत मांगे, गलती मेरी भी है। मैंने भी नहीं देखा। वैसे मैं इस ऑफिस में नई हूँ, मुझे चील सर ने भेजा है। वैसे इस ऑफिस के बॉस कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। 10 बजे आगे से राइट चले जाना, तुम्हें सर और उनका कैबिन दोनों मिल जाएगा। अब कालू कौवे के कहने पर चिंकी चिड़िया थोड़ा वेट करती है और 10 बजते ही ऑफिस में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कालू कौवा ऑफिस के अंदर बैठा है। कालू को देखकर चिंकी चिड़िया थोड़ी हैरान हो जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ, इसका मतलब तुम ही यहाँ के बॉस हो? हाँ सही कहा। अब आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। चिंकी चिड़िया इतनी सुंदर थी पर फिर भी कालू कौवा उसे भाव नहीं देता। ये देखकर चिंकी चिड़िया को बहुत अजीब लगता है, पर चिंकी चिड़िया भी हार नहीं मानती। वो अपने काम से कालू कौवे को खुश कर देती है। सच में चिंकी तुम बहुत होशियार हो। पापा ने तुम्हारी जितनी भी तारीफ की थी सच की थी। मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हुआ। और मैं तुमसे, मेरा मतलब है तुम्हारे काम करवाने के तरीके से।
अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे मत देखा करो, तुम बहुत सुंदर हो और जब तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मैं तुम्हारे प्यार में खो जाता हूँ। और मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे मोहल्ले में पहले से ही बातें बनती हैं। मेरे ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैं अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातों को सच नहीं होने दे सकता, समझी? रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातों से डर कर तुम अपने सपने मार दोगे क्या? तुम अपने इस धड़कते दिल को रोक लोगे जो मेरे लिए धड़क रहा है? तुम चाहकर भी कभी खुद को प्यार करने से रोक नहीं सकते, इसीलिए दुनिया की बातों को भूल जाओ और वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। बहुत ही जल्द चिंकी चिड़िया कालू कौवे के साथ आ जाती है। वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा चिंकी चिड़िया को उसके घर ड्रॉप करता है जहाँ कबूतर खड़ा रहता है। तो अब तुम्हें मुझसे अमीर पक्षी मिल गया है, इसीलिए तुम मुझे भाव नहीं देती हो, क्यों? सही कहा ना मैंने चिंकी? देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अब भी कह रही हूँ, बस तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाह रही थी, पर तुम दोस्ती से आगे बढ़ गए। मैं तो बस कालू कौवे से प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहूंगी सारी जिंदगी, समझे? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भाई, इस चिड़िया की बातों में बताना, ये तुम जैसे अमीर पक्षियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और उन्हें लूट कर चली जाती है। लूटा होगा तुम जैसे पक्षियों को चिंकी ने, पर तुम खुद तैयार हुए थे लूटने के लिए। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है, समझे? इसीलिए मुझे एडवाइस देना बंद करो और आइंदा से चिंकी के आसपास मत दिख जाना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं अभी कोई इसके लिए मरा नहीं जा रहा। इससे भी सुंदर चिड़िया मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं तुम जैसे कालू कौवे से लाख गुना सुंदर हूँ। हाँ। कबूतर, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे कालू को ऐसे कहने की? मेरे कालू का सिर्फ रंग काला है, पर तुम्हारा तो दिल भी काला है। तुम कालू से ना अपनी बराबरी ना ही करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करूँ। चिंकी, शांत हो जाओ, ऐसे पक्षियों की मुंह नहीं लगते। तुम जाते हो या पुलिस को फोन करूँ? ऐसे तो बहुत पक्षी चिंकी चिड़िया के सामने प्यार का दावा करते थे, पर आज पहली बार चिंकी को एहसास हुआ कि सच में उससे कोई सच्चा प्यार करता है, क्योंकि कालू कौवा कबूतर की किसी बात में नहीं आया और उसने चिंकी चिड़िया पर भरोसा किया। इसलिए वो कालू कौवे से शादी करने का फैसला करती है और बहुत ही जल्दी चिंकी चिड़िया कालू कौवे से शादी कर लेती है।